The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं द ललन टॉप शो। भारत एक आस्था प्रधान देश है। ये बात आपने बचपन में कम से कम एक बार किसी न किसी निबंध में जरूर लिखी होगी। उसी निबंध में एक और लाइन के लिए जगह बनाई जाती थी, भारत एक सहिष्णु राष्ट्र है। बीते दिनों में दो ऐसे वाकये हुए हैं जिन्होंने आस्था की प्रधानता और सहिष्णुता पर विचार करने का मौका दिया है। एक मंदिर में नमाज पढ़ी गई और एक मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ी गई। दोनों घटनाओं में एक संदेश देने की कोशिश की गई। इन संदेशों को टटोलेंगे और जानेंगे कि इन बातों को लेकर देश का कानून कहां खड़ा है। साथ ही ये भी देखेंगे कि अमेरिका में चुनाव का नतीजा किस तरफ जा रहा है और इसमें भारत को क्या नफा नुकसान हो सकता है। लेकिन हमेशा की तरह पहले आप देखिए दिन का वीडियो। ईवीएम, उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। वो ई ऐसे ही लिखा हुआ है उसमें, वो एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन। मगर इस बार बिहार में युवाओं में गुस्सा है, युवाओं के दिल में गुस्सा है। तो चाहे वो ईवीएम हो चाहे वो एमवीएम हो, गठबंधन जीतने जा रहा है। ये राहुल गांधी हैं, बिहार में प्रमुख विपक्षी गठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टी के नेता। अररिया में अपनी पार्टी और गठबंधन के लिए प्रचार कर रहे थे। बीच में ईवीएम की बात चली तो उन्होंने मौज लेते हुए ये बात कह दी। सिर्फ मौज की बात होती तो हम इसे इग्नोर करके आगे बढ़ते, लेकिन वोटिंग मशीन को लेकर राहुल ने कमोबेश वही बात कह दी है जो नुक्कड़ पर कभी कभार लोग आपस में कह लेते हैं। बस राहुल ने ये बात नुक्कड़ पर नहीं कही, अपनी सभा में हजारों लोगों की मौजूदगी में कही। ईवीएम से चुनाव को लेकर चिंताओं का होना भर अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन ईवीएम के विषय में बात करते हुए नेताओं से थोड़ी जिम्मेदारी की अपेक्षा होती है। वाकई ईवीएम का फायदा किसी एक पार्टी या नेता को मिल रहा है, ऐसा कहने की ठोस वजह अब तक हमारे सामने नहीं आई है। बावजूद इसके आपत्तियों को सलीके से और सही मंच पर उठाया जा सकता है। आरोप उछाल भर देने से कुछ हासिल नहीं होता है। अब वक्त है सुर्खियों का। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 46,254 नए मामले सामने आए और 514 लोगों की मौत हुई। इन्हें मिलाकर कुल मामले हो गए हैं 83,13,877। एक्टिव मामलों की संख्या है 5,33,787 और ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा है 76,56,478। कुल मौतों का आंकड़ा भी आपको बता देते हैं 1,23,611। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को एक सलाह दी है। कहा है कि राज्य सरकारें वैक्सीन के वितरण को लेकर अलग से योजनाएं बनाने से बचें। 3 नवंबर को स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्यों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए और केंद्र के निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन के प्रबंधन को लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। उन्होंने आगे बताया, राज्यों को सलाह दी गई है कि केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए ब्लूप्रिंट के आधार पर डेटाबेस तैयार किया जाए और वैक्सीन के स्टोरेज और वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट की स्थिति का जायजा लिया जाए। कोविड से जुड़ा एक और अपडेट आपको देते हैं। 3 नवंबर के शो में हमने आपको दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों और वेंटिलेटर बेड्स की कमी पर बात की थी। उसी 3 नवंबर को दिल्ली में अब तक के सबसे ज्यादा यानी कि 6,725 नए मामले सामने आए। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली को अतिरिक्त वेंटिलेटर दिए जा सकते हैं। दिल्ली में ज्यादातर प्राइवेट अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड्स पूरी तरह भरे हुए हैं या भरने वाले हैं। सरकारी अस्पतालों में भी काफी कम संख्या में वेंटिलेटर बेड्स खाली हैं। ऐसी आशंकाएं खूब जताई गई कि ठंड के साथ कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं, लेकिन सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB हैदराबाद के डायरेक्टर राकेश मिश्रा ने यह कहा है कि वायरस के फैलने में मौसम का फैक्टर काम नहीं करता, बल्कि इसका संबंध इससे है कि लोग कैसा व्यवहार करते हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि लापरवाही की वजह से हम कोरोना की दूसरी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं।
दूसरी सुर्खी एक हादसे से जुड़ी हुई है। गुजरात के अहमदाबाद में आज यानी कि 4 नवंबर को नानू काका स्टेट स्थित एक कपड़े के गोदाम में आग लग गई। खबर लिखे जाने तक यानी कि जब तक ये खबर हमने इस बुलेटिन के लिए तैयार की उसे ही हम लिखना कहते हैं, 9 लोगों की मौत हो गई और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई गई है। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं और मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने का काम जारी है। बताया गया है कि गोदाम के बगल में एक बॉयलर में ब्लास्ट होने की वजह से यह आग लगी थी। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। भारत राजनीति के आग्रह से ग्रसित आस्था और अपने पुरखों के दिए सहिष्णु संस्कारों के बीच फंसा नजर आ रहा है। जो बात कुछ वक्त पहले तक एकता की मिसाल की तरह पेश की जा सकती थी, उसमें से आज बदले की भावना की बू आ रही है। अंग्रेजी में कहें तो टिट फॉर टैट। उत्तर प्रदेश के मथुरा में नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ते 2 लोगों की तस्वीर वायरल हुई और इस पर विवाद हो गया। इसके कोट अनकोट जवाब में 4 युवकों ने 3 नवंबर को मथुरा की ईदगाह में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ दी। पहले मामले की ही तरह चालीसा पढ़ने वाले मामले में भी पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इनके नाम है सौरभ लंबरदार, राघव मित्तल, कान्हा ठाकुर और कृष्ण ठाकुर। आरोप है कि इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जय श्री राम के नारे भी लगाए। मथुरा के डीएम सर्वज्ञ राम मिश्र ने कहा है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी ग्रामीण शिरीष चंद्र का कहना है कि दावा किया गया है कि हनुमान चालीसा पढ़ने का काम शांति को बढ़ावा देने के लिए किया गया, लेकिन ये गलत तरीके से किया गया। इससे पहले यूपी पुलिस ने 2 नवंबर को खुदाई खिदमतगार के फैसल खान को गिरफ्तार किया था। उनके अलावा 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। फैसल खान और चांद मोहम्मद ने मथुरा के नंद महल मंदिर में नमाज अदा की थी। उनके साथ 2 लोग आलोक रतन और नीलेश गुप्ता भी थे, जिन्होंने फोटो खींची जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस पर मंदिर के सेवादारों ने धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज कराया। कहा गया कि इससे आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की इन धाराओं में केस दर्ज करवाया गया। आपको बता देते हैं 153A यानी कि धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाना, 295 यानी किसी उपासना स्थल को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को अपमान के आशय से नष्ट, नुकसानग्रस्त या अपवित्र करना। अगली धारा है 505 यानी विभिन्न वर्गों में दुश्मनी या नफरत पैदा करना, वैमनस्य पैदा करना या आपत्तिजनक भाषण या बयान देना। इन सब के बीच मंदिर में नमाज पढ़ने वाले शख्स फैसल खान ने दावा किया कि मंदिर के पुजारी के कहने पर ही ऐसा किया गया था। फैसल के मुताबिक उन्होंने ब्रज 84 कोस की यात्रा भी की थी और वो मंदिर जाते रहे हैं। जिन 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ उनमें से एक नीलेश गुप्ता ने दिल रन टॉप को बताया था कि हम फैसल खान साहब को सुनते रहते थे, वो सर्वधर्म सभाओं की बात करते हैं। हमने 84 कोस की गोवर्धन परिक्रमा पूरी की थी और हमारा आखिरी स्टॉप था मथुरा का नंद बाबा मंदिर। जब हम वहाँ गए तो गोस्वामी जी ने हमसे कहा कि भोजन करके जाना, तो हमने प्रसाद खाया। उनसे पूछा कि पास कहीं मस्जिद है क्या, क्योंकि नमाज का वक्त हो रहा है। इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि यहीं नमाज पढ़ लीजिए। नीलेश ने बताया कि उन्होंने अपनी सर्वधर्म संभाव यात्रा का प्रचार मथुरा में नहीं किया क्योंकि वहाँ भी हालात नाजुक हो सकते हैं। मंदिर के सेवादार कान्हा गोस्वामी ने कहा कि उन्होंने नमाज पढ़ने की कोई अनुमति नहीं दी थी। सोशल मीडिया पर एक तरफ 4 की गिरफ्तारी की मांग हुई, वहीं एक तरफ लोगों ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी बताया। मथुरा में ये मामले संवेदनशील इसीलिए भी हो गए क्योंकि यहाँ कृष्ण मंदिर और उसके पास बनी मस्जिद का विवाद अदालत पहुंचा है। यहाँ कृष्ण जन्मभूमि परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। एक बार अर्जी खारिज भी हो चुकी है। अब मथुरा जिला अदालत में याचिका लगाई गई है जिस पर नवंबर में ही सुनवाई होनी, यानी कि इसी महीने। सवाल ये है कि क्या किसी पूजा स्थल या मस्जिद में दूसरे धर्म के लोग अपनी पूजा पद्धति और रीति रिवाजों का पालन कर सकते हैं? इस बारे में कानून क्या कहता है? हमारे यहाँ इस बारे में कानून है कि किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल की प्रकृति में बदलाव नहीं किया जा सकता। सादी भाषा में कहें तो जो मंदिर है वो मंदिर ही रहेगा और जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी। गुरुद्वारे गुरुद्वारे बने रहेंगे और चर्च चर्च ही रहेंगे। अब इन जगहों पर दूसरे धर्म के लोगों की तरफ से नमाज पढ़ने या पूजा पाठ करने से धार्मिक स्थल की प्रकृति बदलती है या नहीं, ये कानून की व्याख्या का विषय है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई जिसमें 1991 के उस कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई जो 15 अगस्त 1947 के समय पूजा स्थल की प्रकृति में बदलाव के लिए मुकदमा दायर करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। यह कानून क्या है ये भी जान लीजिए। साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के दौर में एक कानून बना था जिसका नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। इसके मुताबिक धार्मिक स्थलों मसलन मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे की धार्मिक प्रकृति 15 अगस्त 1947 को जो थी
वही रहेगी। तब अयोध्या में विवाद के चलते राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को इस कानून से बाहर रखा गया था, क्योंकि वो मैटर पहले ही सब जुडिस था, अदालत में सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला देते हुए इस कानून का जिक्र भी किया था। धार्मिक स्थल की प्रकृति में बदलाव को कानून में किसी भी तरह की तब्दीली के रूप में बताया गया है। मथुरा के दोनों मामलों में नमाज पढ़ने वालों का दावा है कि वो धार्मिक सद्भाव के लिए ऐसा कर रहे थे। वहीं ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने वालों ने भी यही कहा है। किसी के मन में क्या है, इसकी जांच का कोई तरीका हमारे पास नहीं है, लेकिन हम आपको एक बार चालीसा पढ़ने वाले युवकों के मुंह से सुनवा देते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। सुनिए। हमारे धर्मस्थली नगरी में जब मंदिर में नमाज पढ़ी जाती है तो हमारा हक नहीं बनता है भाईचारा बढ़ाने के लिए हम भी मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ सकें। मंदिर में पढ़ी थी जब नंद बाबा के मंदिर में पढ़ी गई थी। ये बात और इसको बताने के तरीके से आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ किस तरह के भाईचारे की बात हो रही है। खैर, चालीसा और नमाज दोनों घटनाओं को धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला बताया गया। आस्था चूंकि संवेदनशील मसला है, ऐसे में दूसरे के धार्मिक स्थल पर ऐसी चीजें किस उद्देश्य से की जाती हैं, ये भी देखना जरूरी है। अगर वो समाज को जोड़ने वाली हैं तो स्वागत योग्य हैं, लेकिन अगर बदले या किसी धर्म को चिढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है तो फिर थोड़ा सचेत हो जाने की जरूरत है। दिलरन टॉप शो में अब बात की जाएगी अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की। हम अपने इंटरनेशनल बुलेटिन दुनियादारी और अपनी खास सीरीज पोटस में विस्तार से आपको सारी जानकारियां देते रहे हैं। अब फैसले की घड़ी है। मुकाबला इतना करीबी होगा किसी ने सोचा नहीं था। कोई और वक्त होता तो अब तक मालूम चल जाता कि डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा कार्यकाल मिलेगा या फिर बाइडेन ओवल ऑफिस पहुंचेंगे। लेकिन इस बार न सिर्फ नतीजे देरी से आएंगे, बल्कि उन्हें लेकर अच्छा खासा विवाद होने की भी आशंका है। इसीलिए हमने बात की विशेषज्ञों से, ताकि 7 समंदर पार से आ रहे संकेत समझे जा सकें और साथ ही ये भी कि भारत के लिए ये नतीजे क्या मायने रखेंगे। सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम सुरेश है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। पूरी दुनिया में अभी सभी का एक ही सवाल होगा कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। 3 नवंबर को फाइनल डे की वोटिंग हो चुकी है, उसके बाद अमूमन नतीजे आ जाते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। अभी मामला बहुत फंस रहा है। बाइडेन और ट्रंप दोनों के बीच कौन होगा अगला राष्ट्रपति अभी ये तय नहीं हुआ है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश केरे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर लिखते रहते हैं, नजर बनाए रखते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले तो यही कि अमूमन नतीजे आ जाते हैं, इतना मतलब तय हो जाता है कि कौन बनने वाला है, लेकिन इस बार मामला फंसा हुआ है, ऐसा क्यों है? देखिए, एक तो इसका पहला कारण तो ये है कि अमेरिका में कुल मतदाताओं की जो तादाद है वो करीब 24 करोड़ के आसपास है। उसमें से 10 करोड़ से ज्यादा ने इस बार पोस्टल बैलेट डाल दिया है। तो पोस्टल बैलेट के एक तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है उनके। आपका कहने का मतलब है कि अर्ली वोटिंग और मेल दोनों से मिलाकर 10 करोड़ लोग उन्होंने जी 10 करोड़ लोगों ने दे दिया। तो अब उसको गिनना, अब मशीन से गिनना और जो नॉर्मल वोटिंग होती है उसको गिनने में तो बहुत समय नहीं लगता, लेकिन अब बैलेट को गिनना, और बैलेट को लेके रिपब्लिकन पार्टी ट्रम्प कैंपेन का क्वेश्चन शुरू से रहा, पहले से ही रहा है। तो जी काउंटिंग करने वाले लोग भी और दोनों तरफ के लोग भी, उसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं उसको बाद में खोलो, कहीं पे पहले गिनती करो, इस तरीके की चीजें हो रही हैं, कहीं साइमल्टेनियस चल रहा है। तो इस वजह से डिले का तो एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि कोविड का भी मसला है, तो बहुत सारी चीजें सावधानी बरतने और इन सब चीजों को करने में भी थोड़ा सा समय लग रहा है। जी, तो अभी तक जैसे लगभग 87 सीटों पर जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो डिसाइड नहीं हुए हैं, बाकी लगभग तय हो गया है, साफ हो गया है पिक्चर बाकी ज्यादातर स्टेट्स में। तो अभी के आधार पर और जो बाकी स्टेट्स बचे हुए हैं उनके हिसाब से आपको क्या लगता है कि बाइडेन करीब जा रहे हैं जीतने के, या ट्रंप के पास रहेगी सत्ता? देखिए, अभी जो स्थिति जहां पे फंसी हुई है वहां पे किसी भी तरीके का अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि अभी जो रुझान आ रहे हैं, जहां पे 6 राज्यों में मसला फंसा हुआ है, तो वहां आप देखेंगे कि बहुत कम, कहीं 1% का, कहीं आधे % का, कहीं पौने % का फर्क आ रहा है। और कहीं पे ये हो रहा है कि भाई आज वाली तो गिनती, वोटिंग की तो गिनती ही नहीं अभी शुरू हुई है, अभी तो पोस्टल ही गिना रहा है। कहीं पे ये हो रहा है कि आज वाली गिनती के रुझान है, पोस्टल तो खुलना बाकी है। तो इन वजहों से कुछ भी ऊंट किसी भी करवट बदल सकता, बैठ सकता है। एक
दूसरी चीज मैं आपको कहूं कि अब जैसे एक जगह है नेवाडा, नेवाडा में लगभग 1% का मसला फंसा हुआ है। अगर अगर बाइडेन नेवाडा जीत जाते हैं और बाकी 5 जो हैं जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, अगर इसमें से वो एक भी कोई और जीत जाते हैं नेवाडा के अलावा, तो उनका राष्ट्रपति तय हो जाएगा, वो बन जाएंगे। लेकिन ट्रंप के लिए है कि इसमें से मेजॉरिटी वोट उनको अपनी तरफ लेना पड़ेगा। तो और वो भी अच्छा फाइट कर रहे हैं, बहुत क्लोज हैं, कहीं कहीं आगे भी हैं। तो इसलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों के लिए अभी रास्ता खुला हुआ है। जी, आपने नेवाडा का जिक्र किया, वहां पर 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं और वहां पर आगे चल रहे हैं, बाइडेन आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा एक और विस्कॉन्सिन में भी बाइडेन आगे चल रहे हैं, पेंसिल्वेनिया में ट्रंप आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर मामला फंसा हुआ है, सबकी नजर पेंसिल्वेनिया पर भी है कि आप ये देखें कि अगर ट्रंप नेवाडा जीत जाते हैं, मान लीजिए 6 वोट अगर उनको मिल जाता है, उसके बाद वो कोई और जीत जाए तो उनका काम, एक कोई और राज्य जीत जाए बाकी में से, तो उनका काम हो जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि अगर बाइडेन मान लीजिए कि कोई राज्य नहीं जीतते हैं, सिर्फ नॉर्थ कैरोलिना जीतते हैं, तो दोनों कैंडिडेट का मामला टाई हो जाएगा। जी, तो काफी अभी तक मतलब कहा नहीं जा सकता कि किस तरफ चीजें जाएंगी, किसके पक्ष में जाएंगी। एक और चीज, ट्रंप तो कह ही चुके हैं कि वो जीत रहे हैं, बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं। व्हाइट हाउस में उनका स्पीच भी हुआ है। एक चीज उन्होंने और की जिस पर विवाद हो रहा है, उन्होंने कहा कि फ्रॉड हो रहा है, इलेक्शन में फ्रॉड हो रहा है। एक ट्वीट भी उन्होंने ऐसा किया और सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात भी कही। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं ट्रंप? क्या वजह है? क्या हार का डर है या? देखिए, निश्चित रूप से हार का डर तो एक है ही, क्योंकि पोस्टल बैलेट से पहले जो सर्वे हुए हैं अमेरिका में, उसमें ये आया है कि जो 60% डेमोक्रेट वोटर है, वो पोस्टल बैलेट डालने में इंटरेस्टेड था, जबकि रिपब्लिकन का सिर्फ 24-25% ही वोटर पोस्टल से वोट देने के को पसंद कर रहा था या उसके पक्ष में था। तो इसका एक तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि मेजॉरिटी पोस्टल बैलेट जो है वो बाइडेन का वोट है। तो उसको डिस्टर्ब करके ट्रंप सोच रहे हो कि शायद मेरे अपने लिए कुछ रास्ता निकाल लें। एक दूसरी चीज ये है कि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कैंपेन के दौरान, अगर उनके इंटरव्यूज को आप याद करें तो उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मैं चुनाव नतीजों को खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने हमेशा कहा नहीं, मैं देखूंगा, फ्रॉड होगा, ये होगा। पहले ही से वो कह रहे थे कि फ्रॉड होगा, फ्रॉड होगा। और अगर मसला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो न सिर्फ इस चुनाव के नतीजे पे, बल्कि जो राष्ट्रपति के चुनाव, नियुक्ति और उन सारी जो प्रक्रिया है, उस पर बहुत सारा सवालिया निशान लग सकता है। तो इस तरह का लीगल बैटल, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर इस तरह का लीगल बैटल क्या पहले भी रहा है? कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार कोर्ट गया हो, सुप्रीम कोर्ट में गया हो या फ्रॉड का आरोप लगाकर इस तरह का? देखिए, ये अमेरिकी चुनाव के बारे में एक आम धारणा कह लीजिए या गलत धारणा है कि वहां चुनाव बहुत साफ सुथरा होता है। ऐसा नहीं है। सन 2000 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो फ्लोरिडा का जो पूरा मामला आया था, उसमें यही था कि वहां पे कुछ गड़बड़ी हुई। अब उनके लोगों ने की, डेमोक्रेट ने की, ये अलग बात है। उस चुनाव की जो ऑफिसर थी, जो इंचार्ज थी, जिनको सर्टिफिकेट देना था कि कौन जीता, कौन क्या हुआ, वो बुश कैंपेन की चीफ रह चुकी थी। जॉर्ज बुश के भाई जेब बुश, जो ट्रंप के कंपटीटर भी थे पिछले इलेक्शन में 2016 में, वो फ्लोरिडा के गवर्नर थे। और जब हंगामा शुरू हुआ कि मामला कोर्ट में गया, तो फ्लोरिडा की कोर्ट ने कहा कि आप फिर से रिकाउंटिंग कराइए। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रो रिपब्लिकन जज ज्यादा थे उस समय। उन्होंने कहा कि रिकाउंटिंग की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप रिजल्ट निकालिए। और मात्र 537 वोटों के आधार पर फ्लोरिडा का पूरा इलेक्टोरल कॉलेज का 25 वोट जो है वो जॉर्ज बुश के खाते में चला गया था। बाद में पता चला कि बहुत सारा वोट जो है गिना ही नहीं गया था, जो अल गोर का वोट था। लेकिन एक बार रिजल्ट अनाउंस हो गया तो हो गया। तो मामला पहले भी गया हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले
ट्रंप ने एक अपने सपोर्टर को सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेट किया है और सीनेट ने उसको जी ओके भी किया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का बैलेंस जो है वो 6-3 का हो गया है। तो माना जा रहा है कि शायद आज के दिन की तैयारी पहले से हो रही थी कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो फाइट कर सकें। और अगर लेकिन अगर ट्रंप के इसमें पक्ष में अगर नतीजे नहीं, जी बताइए। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि सुप्रीम कोर्ट में मसला जाएगा तो आप जानते ही हैं कि बहुत सारे कानूनी पेंच जो है उसमें आ सकते हैं, तो मसला थोड़ा कुछ दिन और लटक सकता है। लेकिन इसमें एक टेक्निकल मामला क्या है कि 8 दिसंबर तक राज्यों के गवर्नरों को अपने इलेक्टोरल कॉलेज का नाम पे साइन कर देना होगा, ये रूल के हिसाब से। और 14 दिसंबर को इलेक्टोरल कॉलेज की औपचारिक बैठक हो जानी चाहिए जिसमें वो राष्ट्रपति को चुन लें और फिर वो राष्ट्रपति जनवरी में वो शपथ ग्रहण कर लेगा 20 तारीख जी को। तो अगर 8 दिसंबर को इलेक्टोरल कॉलेज नहीं बनता है तो एक तो ये कहानी गड़बड़ हो जाएगी। वहां तो आप जानते हैं सब कुछ कैलेंडर के हिसाब से फिक्स होता है। तो इसी के साथ एक दूसरा मसला ये है कि अमेरिकी संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि जिस राज्य में जिस कैंडिडेट को ज्यादा पॉपुलर वोट मिलेंगे उसी का सारा इलेक्टोरल कॉलेज होगा। वहां सिर्फ ये लिखा हुआ कि गवर्नर इलेक्टोरल कॉलेज बनाएगा। अगर ऐसा हुआ तो 3 राज्यों में जहां पे रिपब्लिक का ये मामला फंसा हुआ है, जॉर्जिया में जैसे, तो यहाँ पे रिपब्लिकन गवर्नर्स हैं कुछ जगहों पे, वो अपने मन से अगर मान लीजिए इलेक्टोरल कॉलेज का नाम दे दें और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जीत जाएं, तो मसला काफी दिलचस्प होता जा रहा है। और इसका एक दूसरा पहलू है कि जो चुनाव से पहले से कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये टकराव हिंसा का रूप ले ले और दोनों तरफ जो है मारपीट की स्थिति या वायलेंस की स्थिति बन जाए। आपने देखा कि न्यूज में कि व्हाइट हाउस के चारों तरफ घेराबंदी कर दी गई है, लोग दुकानों के आगे लकड़ी का फट्टा लगा रहे हैं कि उनके शीशे न टूटें, होटलों में लोग जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि भाई साहब 2-3 दिन बाहर मत निकालो। तो काफी सिचुएशन टेंस है। और आज तो अमेरिकी इतिहास में पहली बार हुआ कि काउंटिंग के बीच में राष्ट्रपति आके कह गए कि मैं जीत गया हूं और मेरे से ये रिजल्ट छीना जा रहा है। और फिर उसके जवाब में तुरंत बाइडेन ने भी आके कहा कि जब तक एक-एक वोट की गिनती नहीं होगी तब तक ये चुनाव चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ काफी टेंशन की स्थिति है और दोनों पक्षों में कोई संवाद नहीं है। तो मसला या तो आज रात भर में तय हो जाए, शायद अगर उस इलेक्शन को मान लें अगर इस रिजल्ट को, तो हो सकता है कि सुबह हम लोग उठे तो पता चले कि सब कुछ निपट गया, नहीं तो ये कहानी कई स्तरों पे आगे बढ़ेगी। जी, तो अभी बात आती है भारत की। 2 सवाल है, एक तो ये कि जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है अमेरिका में, उनके वोट्स किस तरफ गए होंगे या उन्होंने राष्ट्रपति के लिए उनकी पसंद कौन रही होगी? तो पहला तो ये सवाल है, इसी पर बात। जी जो चुनाव से पहले के जो सर्वेक्षण आए और बहुत तरीके के अध्ययन आए और पहले के चुनावों के जो आंकड़े हमारे सामने हैं, तो उसमें यह है कि बहुत बड़ी तादाद में, मतलब बहुत थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के बाकी सारे भारतीय मूल के जो वोटर हैं वो पारंपरिक रूप से डेमोक्रेट पार्टी को वोट देते रहे हैं। क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी के बारे में यह है कि वो जो बाहर से लोग आए हैं, दूसरे मूल के जो लोग हैं, उनके हितों के लिए, उनके हक के लिए वो पार्टी ज्यादा गंभीर रहती है, भेदभाव नहीं करती है। इस तरीके की एक छवि डेमोक्रेट पार्टी की है। इसलिए भारतीयों का बहुत ज्यादा वोट जो है वो डेमोक्रेट पार्टी को जाता है और इस बार भी गया है। इस चुनाव से पहले भी आ रहे थे कि भाई वहां पर वोट जा रहा है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेरिकी चुनाव की व्यवस्था ऐसी है, चूंकि राज्यवार वोटिंग है और जिस राज्य में जो पार्टी बहुमत ले जाएगी उसका इलेक्टोरल कॉलेज होगा। तो जिन राज्यों में ज्यादा भारतीय हैं उन राज्यों में ऑलरेडी डेमोक्रेट पार्टी का ठीक ठाक बहुमत होता है। तो भारतीय अपने स्तर पे चुनाव को डायरेक्टली प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि वो बहुत एक्टिव कम्युनिटी है, पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, एडुकेटेड कम्युनिटी है और पैसे वाली कम्युनिटी है, तो उसके प्रति दोनों ही पार्टियों का व्यवहार जो है वो थोड़ा बेहतर होता है और वो लोग उनको अप्रोच करते हैं कि भाई आप हमारे साथ आइए
और आपने देखा होगा कि दोनों ही पार्टियों में भारतीय मूल के नेता हैं। कोई कहीं गवर्नर बन जाता है, कोई कांग्रेस का मेंबर बन जाता है, कोई छोटी छोटी सिटी काउंसिल का मेंबर हो जाता है, अटॉर्नी बन जाता है। तो कुल मिला के भारतीयों की इज्जत अच्छी है दोनों पार्टियों की निगाह में, लेकिन वोट ज्यादातर डेमोक्रेट पार्टी को ही जाता है। जी, पिछले इलेक्शन में भी 77% हिलरी क्लिंटन को दिए गए थे। जी। इस बार लग रहा था कि थोड़ा सा उन वोट्स में ट्रम्प डेमोक्रेटिक पार्टी से थोड़े छीनेंगे, लेकिन उतना असर नहीं पड़ा होगा। और जैसा कि आपने कहा, इलेक्शन को ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं जीत हार को। तो अब आते हैं सर कि बाइडेन या ट्रम्प में से एक को बनना है। ट्रम्प बने तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर बाइडेन मतलब इंडिया के लिहाज से हमारे लिए कौन बेहतर होगा? भारत की सरकार किसे चाहती है कि अमेरिका में अगले किस पार्टी की सरकार हो? देखिए, मुझे भारत की सरकार की तो व्यक्तिगत इच्छा की जानकारी नहीं है, और मुझे लगता है कि भारतीय प्रधानमंत्री की या हमारी सरकार की जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी ट्रम्प की आइडियोलॉजी से थोड़ा क्लोज है। तो बहुत संभव है कि वो चाहते हो कि ट्रम्प दोबारा आ जाएं। लेकिन अगर भारत अमेरिका संबंधों की बात करें, हम रणनीतिक संबंधों की बात करें, कूटनीतिक और व्यावसायिक संबंधों की बात करें, तो दोनों के ही आने से स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका कारण यह है कि चीन आज के तारीख में, एक तो चीन से हमारा जो झंझट है, दूसरा यह है कि चीन अमेरिकी हेजेमनी को वैश्विक स्तर पे चुनौती बना हुआ है उसके लिए। तो चीन के साथ अमेरिका को जो भी एंगेजमेंट करना है, तो उसमें उसको बाय डिफॉल्ट भारत का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो चीन के साथ आमने सामने खड़ा है। अमेरिका चीन के आमने सामने नहीं है, हम आमने सामने हैं। हमारे दोनों देशों के बीच में युद्ध की स्थिति हो सकती है, हमारे दोनों देशों के बीच अच्छा कोऑपरेशन हो सकता है। सब सारी संभावनाएं और आशंकाएं भारत और चीन के संबंध में है। तो अमेरिका को आज के डेट में चीन की चुनौती का सामना करने के लिए भारत का साथ देना ही देना होगा, वो चाहे बाइडेन हो और चाहे ट्रम्प हो। एक तो ये, दूसरी चीज कि भारत का जो व्यापार संतुलन है अमेरिका के साथ, वो भारत के पक्ष में है। मतलब हम ज्यादा निर्यात करते हैं, कम आयात करते हैं। उसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में भारतीय कामकाजी वीजा लेके अमेरिका में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भी एक रिलेशनशिप है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं वहां। तो इन सब स्थितियों में भारत और अमेरिका के संबंधों में किसी एक राष्ट्रपति के बनने या नहीं बनने से कोई बिगड़ने वाली सिचुएशन नहीं है। ऑलरेडी एक अच्छा वर्किंग रिलेशन बहुत साल से बिल्डअप होते हुए एक बना हुआ है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि बाइडेन जो भारत के साथ संबंध स्थापित करेंगे, उसमें चीन होगा, उसमें यूरोप के साथ क्या रिलेशन है, दो लोकतंत्रों की बात है, इस तरीके की बातें भी उसमें होंगी, मतलब वैचारिक पक्ष भी होगा। लेकिन ट्रम्प के साथ दिक्कत है कि ट्रम्प बिजनेस बात करने लगते हैं, ये खरीदो, ये टैक्स कम करो। तो इन पे थोड़ा बिजनेस हावी होगा, उन पे थोड़ा विचार हावी होगा। लेकिन दोनों ही लोगों के लिए भारत की दोस्ती और भारत का सहयोग बहुत ही जरूरी है। अब वक्त है बिहार से आई ग्राउंड रिपोर्ट्स का। पहले आपको बताते हैं कि हमारी ललन टॉप चुनाव यात्रा कहां कहां पहुंची है। 4 नवंबर 2020 को टीम हीरा थी पटना में, टीम गंगा मधुबनी, टीम सोन मोतिहारी और टीम कोसी कटिहार। शो की शुरुआत में हमने आपको राहुल गांधी का एक बयान दिखाया था। टीम गंगा के सौरभ और मनोज पहुंचे भारत नेपाल बॉर्डर के पास सीतामढ़ी। वहां उन युवकों से बात हो रही थी तो लगे हाथ सौरभ ने पूछ लिया कि राहुल गांधी को लेकर उनकी राय क्या है। अमूमन ऐसे सवालों का जवाब अतिरेक के साथ दिया जाता है। पसंद तो भक्ति की हद तक पसंद होते हैं और नापसंद होते हैं तो नफरत की हद तक नापसंद होते हैं। लेकिन हमें एक नौजवान मिला जिसने एक किस्सा भी सुनाया और सैयद ढंग से अपनी बात भी रखी। आप भी सुनिए। लोग राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? वो भी रैलियां कर रहे हैं। उनका तो यही है कि उनका आप देखिए, उनके बोलते ही हंस, पर यह बात जरूर है कि वो राजनीति में नहीं होते तो एक व्यक्ति अच्छे होते। हाँ, यह जरूर है। मैं उनसे एक बार मिल, क्यों कह रहे हैं, मतलब ये जानना चाहता हूँ। मैं एक बार सेंग्रीला होटल में एक प्रोग्राम हुई थी, युवा कांग्रेस की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें शक्ति सिंह जो थे वो आए थे। तो उसमें मैं भी जस्ट वो ट्विटर पे एक फॉर्म डालना था, मैंने फॉर्म डाला, तो मुझे भी वहाँ से इन्विटेशन आ गया, मैं चला गया। तो वहाँ जब गया तो वो जब बात कर रहे थे तो वहाँ एक वेल प्रोफेशनल, एक वेल एजुकेटेड आदमी जैसे बात करता वो बात कर रहे थे। पर वही बात जब वो राजनेता के तौर पे मंच से कह रहे थे तो वहाँ कई जगह उन डाटाओं को उन्होंने गलत कर दिया।
उन्होंने मतलब उनका एक अप्रोच जो है ना कि जनता को मुझे कैसे कनेक्ट करना है। अब लालू यादव जी है, बिहार को कैसे कनेक्ट करना है, मंच पर रख दीजिए, वो जनता को कनेक्ट कर लेंगे। नरेंद्र मोदी है, अब कल ही उनका बयान देखिए, आपका बेटा दिल्ली में बैठा हुआ, छठ कैसे नहीं होगा, टच कर रहे हैं सीधा। यही क्वालिटी उनके अंदर नहीं है जो उनको अन्य राजनेता से और राजनीति से अलग कर देती है। यही प्रॉब्लम। और देश विरोधी की बात नहीं होती बाबा, बहुत सी ऐसी बातें हैं। नहीं, देश विरोधी बयान कौन सा बयान बताएंगे भाई साहब? कौन सा? एक मिनट सुनिए, गिरिराज सिंह कभी देश विरोधी बयान नहीं दिया है। क्या बात करते हैं गिरिराज सिंह के बारे में? चलिए ये बहस नहीं करते हैं, हम कह रहे हैं, आप कह रहे थे कि राहुल गांधी देश विरोधी बयान देते हैं। एक चीज बताइए, अभी जो आपको पाकिस्तान एक्सेप्ट किया है संसद भवन के अंदर, जो पुलवामा हमला हुआ था CRSF के जवान के ऊपर, उसमें जो एक्सेप्ट किया है पाकिस्तान, उस पर यह सब दिन भाजपा गवर्नमेंट से या केंद्र सरकार से सब दिन क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए हैं? क्वेश्चन तो करना विपक्ष का काम है। सुनिए, आपके राज में यदि आतंकवादी हमला हुआ तो आपके राज में आतंकवादी हमला हुआ, और बीजेपी के राज में यदि आतंकवादी हमला हुआ तो बीजेपी का सरकार करवाया है। तो यहाँ बोले हुए थे कि विपक्ष का तो काम ही है सवाल पूछना। राहुल गांधी कह रहे हैं जो आपने बताया, तो बेहतर और हो, कनेक्ट कर पाए, क्या करना चाहिए उनको जो भाषण जो देते हैं ना मंच से, हाँ, तो वो जो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो उनको एक और काम करना चाहिए। उनको सबसे पहले आरजेडी से अलग होकर अपना कैडर तैयार करना चाहिए। आज बिहार में कांग्रेस 5 या 6 नंबर की पार्टी है, शायद कल हो कि ओवैसी यहाँ से उनसे बड़ी पार्टी ना बन जाए। जो कांग्रेस एक गढ़ हुआ करती थी, आज यहाँ कांग्रेस समाप्त है। तो उनको सबसे पहला काम करना चाहिए कि अकेला आना चाहिए, जनता में अकेला आए, अकेला कनेक्ट कीजिए। जब तक आप अकेले नहीं आइएगा तब तक आपका नहीं होगा। आप किसी और के भरोसे नहीं चल सकते, यहाँ तेजस्वी यादव के भरोसे नहीं चल सकते। आपको आना पड़ेगा, आपको अपनी बातों को रखना पड़ेगा प्रमुखता से। अगर युवाओं की बात है तो आपके भाषण में युवा क्यों नहीं है? रोजगार की बात है, आप एक चीज पकड़ के नहीं चलते, आप एक चीज नहीं पकड़ते। एक मिनट, एक चीज को नहीं पकड़ते कि अगर रोजगार है, राफेल का मुद्दा है, पकड़े रहे, जब तक वो मुद्दा उनको ही डेमोरलाइज नहीं करने लगा। देखिए, राजनीति की समझ तो उनको पकड़नी पड़ेगी कि जनता का विचार किधर जाना है। अगर जनता राफेल के साथ है तो एंड द पॉइंट, एक टाइम पे जाने के बाद मुझे मुड़ जाना होगा। मैं उतनी दिन तक नहीं उसको पकड़ कर रख सकता, वो पकड़े रहे। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस में इस वीडियो को देखा गया होगा। जन में उनके नेता की छवि और नेता के लिए जन की नसीहत दोनों उनको मालूम चली होगी। बिहार में सत्ताधारी गठबंधन है एनडीए। इस एनडीए की 2 पार्टियों में ठन गई, आप जानते हैं, जेडीयू और एलजेपी। चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होने का फैसला ही जेडीयू के विरोध में किया, लेकिन बिहार चुनाव में एक प्रत्याशी ऐसी भी हैं जिनकी माता एलजेपी से सांसद हैं और पिता जेडीयू के एमएलसी। इनका नाम है कोमल सिंह। सौरभ द्विवेदी ने पूछा कोमल से कि राजनीति का द्वंद्व परिवार में किस तरह सेटल किया जाता है। सुनिए उनका जवाब क्या था। टेल मी अबाउट दिस डायलेमा फर्स्ट, कि आपके फादर जेडीयू में हैं, मदर एलजेपी में हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि जेडीयू ने सरकार ठीक से नहीं चलाई, पर फादर अभी क्या कर रहे हैं? वो जेडीयू का प्रचार कर रहे हैं या बिटिया को सपोर्ट कर रहे हैं? मेरे फादर जेडीयू में हैं, वो नीतीश जी की विचारधारा के साथ चल रहे हैं, चलते आए हैं और चल रहे हैं। रहा बात एक फादर का बेटी को सपोर्ट करना, देयर इज़ नथिंग पॉलिटिक्स इन दिस। वो एक पॉलिटिकल ग्राउंड पे हम जाते हैं तो उनकी विचारधारा नीतीश जी के साथ है, मेरी विचारधारा चिराग पासवान जी के साथ है, लोजपा के साथ है। साथ ही साथ मेरी विचारधारा बहुत ज़्यादा मिलती है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ। सो अब जब रहा ये पॉलिटिकल ग्राउंड रहा, उसके अलावा ऑफकोर्स वो मेरे फादर है, मैं उनकी बेटी हूँ। आशीर्वाद देना उनका फ़र्ज़ है, वो मुझे आशीर्वाद दे रहे, मेरा उनसे आशीर्वाद लेना फ़र्ज़ है। तो ऑन दैट ग्राउंड हम बेटी और पिताजी का रिश्ता तो है, लेकिन पॉलिटिकल ग्राउंड्स में हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग चलते हैं। बिल्कुल। तो घर पे कभी ऐसा होता है जो हम लोग जिसको बोलते हैं डिनर डिस्कशन, तो हीटेड डिस्कशन हुआ हो, आपने चिराग वाली लाइन पकड़ी हो और उन्होंने नीतीश वाली? नहीं, घर पे कभी पॉलिटिक्स हम लोग इसलिए डिस्कस नहीं करते पॉलिटिक्स, बिकॉज अब इतना पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, समस्या को समाधान करते हैं, कि जब घर लौटते हैं, जब टेबल पे डिनर टेबल पे बैठते हैं तो हम अपने बारे में बात करते हैं, अपने विचार को डिस्कस करते हैं। हम पॉलिटिकल चीज़ डिस्कस बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, अब वक्त है विदा लेने का, लेकिन विदा से पहले आपको बताते हैं कि हमारी टीमें आपको 5 नवंबर को कहां मिलेगी। नोट कीजिए, टीम हीरा पटना, टीम गंगा कटिहार, टीम सोना आपको मिलेगी मोतिहारी में और टीम कोसी किशनगंज। दिल्ली ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।